ओके, चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको हम अकाउंटेंट एंड सीए बोलते हैं। अकाउंटेंट एंड सीए मिलकर ये शीट बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, और उसको अप्रूव की जाती है ऑडिटर के द्वारा। तो ये शीट पढ़ता कौन है? यूजर है उनके। तो यूजर इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर्स हैं। हमको किस तरह से पढ़ना है? जिस तरह से हम गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं और कुछ रिजल्ट्स आते हैं, सेम वे में हमको सिर्फ उसको देखना है रिजल्ट्स क्या आए हैं। उनके अंदर बहुत डीप में नहीं जाना है हमको। यहाँ तक हमने समझा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर 4 चीजें देखने वाले हैं हम। रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, एक्सपेंसेस, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, अर्निंग पर शेयर। रेवेन्यू 2 तरीके के आते हैं, क्वार्टरली भी कंपनी बताती है और ईयरली भी बताती है। ठीक है। रेवेन्यू यानी कंपनी ने कितना धंधा किया। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंपनी ने धंधा कितना किया ओवरऑल। ठीक है, तो उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। एक्सपेंस यानी खर्चा कितना किया। टैक्स यानी कंपनी गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया है, ये चीज हम देखेंगे। और अर्निंग पर शेयर यानी हर शेयर के बदले कंपनी कितना कमा रही है। तो रेवेन्यू हमको एग्जांपल के लिए हमने क्या किया था, अभी हमने यहाँ पर मनी कंट्रोल वेबसाइट ओपन की है और हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर विप्रो का लास्ट के 1 2 3 4 5 साल का रेवेन्यू। तो हमको ये देखने मिल रहा है कि ये हर साल बढ़ रहा है। तो जो फंडामेंटली गुड कंपनी है उसकी यही निशानी रहती है कि उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ता है। तो जिस साल में मतलब आप ये पूछ रहे थे, फैज का एक क्वेश्चन था कि 2017 में 55,000 है और 2018 में कुछ 500 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू कम आया। तो उसका शेयर प्राइस के ऊपर प्राइस गिरता है, असर गिरता है। तो उसको चेक कैसा करना है? तो आप अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हो। सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया था, एनएससी लिखना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो विप्रो का नाम लिख दिया, वो शेयर देख रहे हैं हम। और हमने देखा कि पिछले 5 साल यानी 17-18 में क्या फ्लक्चुएट हुआ था। तो जनवरी में तो ये हाइपर था 246 की, लेकिन रिजल्ट आता है अप्रैल में, क्योंकि 31 मार्च तक तो क्वार्टर चलता है। तो जब रिजल्ट आया तब वो धड़ाम से नीचे गिर गया, 198 195 तक चले गया। ठीक है, और फिर बाद में वो धीरे 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 ऊपर आया। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं साइड में कि हर साल ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो शेयर प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हैं बढ़ते सर ये फिर हर रिजल्ट के टाइम पे ऐसा ही होता क्या? हर रिजल्ट के टाइम पे क्या होता कि आपने वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है विप्रो में, और मैंने भी इन्वेस्ट किया है पैसा। तो अगर आपका वो कंपनी के रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और आपको खराब लगता है वो रिजल्ट का, कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप क्या कर देते हो, वो बोर हो जाते हो, यार मेरी कंपनी में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, फिर वो कंपनी का शेयर नीचे गिरेगा क्या। ये पैनिक के अंदर सब लोग बेचना शुरू कर देते हैं, इस वजह से नीचे गिरता है प्राइस। उस टाइम पे अपन ने वैसे ही करने का, निकाल लेना, फिर बाद में फिर डाउन होते फिर बाय कर लेना। अयाज भाई, ये मतलब टेक्निक अच्छी नहीं है आप जो बता रहे हो, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म की पढ़ाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की, है ना। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमको प्रॉफिट जब ही मिलेगा जब हम वो शेयर को सालों साल होल्ड करेंगे। मैंने पहले ही बताया था ना कि विप्रो का शेयर अगर आपने 1982 में लिया होता तो आज एक शेयर की कीमत 14 करोड़ रुपया रहती। तो अगर आप ऐसा ले उसको मतलब बेच दिए जब रिजल्ट खराब आया, और जब रिजल्ट अच्छा आया तब खरीद लिए, तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं मिलता है। मैंने कंपाउंडिंग का इफेक्ट बताया था ना पहली क्लास में, सेकंड क्लास में बताया था। वो आपको उसका फायदा नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं यहाँ पर विप्रो को, तो देखो कैसा दिख रहा है। यहाँ पर देखो 24 रुपए का था, 13 रुपए का था 1999 में। और इसमें स्प्लिट वगैरह होते रहता है, ये कंपनी बोनस देती रहती है, स्प्लिट करते रहती है। तो देखो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे इसका, लास्ट 5 ईयर का ही देखते हैं हम। तो लास्ट 5 ईयर, अभी तारीख कितनी है, मार्च महीना चल रहा है। ठीक है, 5-10 तारीख है, तो अपने पास 17 तारीख 2017 से डेटा है। तो अगर हम इनका रिटर्न देखना है तो देखो कितना रिटर्न आ रहा है। अगर यहाँ तक देखते हैं हम,
तो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर 276% रिटर्न। और अभी पिछले कुछ टाइम में मार्केट गिरा है तो फिर भी 210% रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म में क्या दिख रहा है हमको, बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के देती है कंपनी। अगर आपने इसको इस कंपनी के अंदर पिछले साल ही इन्वेस्ट किया होता 2020 में और मार्च में ही, देखो 2 साल के अंदर आपको 300% रिटर्न मिले होते। तो कौन से कंपनी को कौन से टाइम में बाय करना है, करेक्ट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पिछले 5 साल में भी आप देख रहे हैं कि कितना रिटर्न आ रहा है आपको। देखो यहाँ पर से, यहाँ पर दिख रहा है ना 271 लिखा हुआ, दिख रहा है यहाँ पर फयाज भाई? हाँ जी सर, दिख रहा है। हाँ, जी जी। तो ये पिछले 5 साल का रिटर्न है। यही अगर हम देखें कि पिछले 1-2 साल का रिटर्न 287, मतलब पिछले अगर 1-2 साल में ही आपने इन्वेस्ट किया होता तो पिछले 5 साल का रिटर्न आपको पिछले 2 साल में ही मिल जाता। तो सही वक्त में सही शेयर खरीदना भी एक कला है, एक आर्ट है, जो कि परफेक्ट टेक्निकल फंडामेंटल एनालिस्ट ही ये कर पाता है। समझ रहे हो? एक इसका एग्जांपल देता हूं, वॉरेन बफेट का सबने नाम सुना है। तो वॉरेन बफेट ने जब 1995 के अंदर .com शुरू हुआ था तो सब लोग वेबसाइट्स बना रहे थे और आईटी फील्ड एकदम बूम कर रही थी। ठीक है, आईटी फील्ड पूरी बूम कर रही थी, लेकिन वॉरेन बफेट ने उस टाइमिंग में कोई भी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट किया नहीं। फिर उसको वॉरेन बफेट को बुड्ढा बुड्ढा बोलने लग गए कि इसका अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये अभी इतना स्ट्रांग नहीं रहा वॉरेन बफेट। लेकिन वो एकदम परफेक्ट फंडामेंटल एनालिस्ट था वो वॉरेन बफेट। तो उसने नहीं किया, 1995 में इन्वेस्ट नहीं किया उसने। 2000 में, फिर वो 1999 में .com का बबल फूटा तो बहुत मार्केट गिरी। ठीक है, तो वो उससे बचा रहा। फिर उसने 2004 में भी मतलब एक रैली आई थी, उसमें भी आईटी में इन्वेस्ट नहीं किया, एप्पल में भी इन्वेस्ट नहीं किया। फिर 2010 में भी रैली आई, उसमें भी इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन 2015 में फिर वॉरेन बफेट ने एप्पल में इन्वेस्ट किया। और कितना किया, उसके पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा उसने एप्पल को दे दिया। ठीक है, 50% हिस्सा एप्पल को दे दिया। तो उसने सिर्फ लास्ट के 5-6 साल में, किसने, वॉरेन बफेट ने 5-6 साल में इतने रिटर्न्स कमाए हैं एप्पल से, जितनी अपनी मतलब बड़े बड़े कंपनियों के 10 कंपनियां भी पकड़ ले तो उतनी मतलब रेवेन्यू नहीं होता, उतना प्रॉफिट कमाया वॉरेन बफेट ने वहां पे बैठ के। तो ये कौन कर पाता है? जो फंडामेंटल एनालिस्ट है, जो बहुत ध्यान से समझता है चीजों को, वो कर पाता है। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री, बोलने का पॉइंट ये है कि करेक्ट एंट्री सही शेयर के अंदर, सही इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको फंडामेंटल एनालिसिस करके ही मिलेगी। ये सब चीजें पढ़ना है और इसके अंदर हमारा भी दिमाग हमको लगाना है। ठीक है, तो रिवेन्यू की जब बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैं ज्यादा इधर डिवेल नहीं करता हूँ। रेवेन्यू मैंने आपको बताया हर साल का देखना है हमको। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है कि एक्साइज यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्साइज सर्विसेज एंड अदर लीव्स। ठीक है, तो ये हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है। एक्साइज ड्यूटी है, कुछ सर्विस टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर विप्रो के केस में ये 0 है। तो यहाँ पर मैं बस एक लिख लेता हूं कि रिवेन्यू माइनस EXIS, क्या है स्पेलिंग है इसका भाई? EXCIS, एक्साइज को माइनस करना है, उसी के साथ ही साथ एक्साइज प्लस सर्विस प्लस अदर। ठीक है,
ठीक है। तो जो भी टैक्स रहता है ना सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर, सर्विस टैक्स लगता है और एक्साइज ड्यूटी जो लगती है, जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ती है हमको। तो आप इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, आपको क्या समझना है कि रेवेन्यू के अंदर से हमको एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स ये सब माइनस होता है, तब जाकर हमको ट्रू रेवेन्यू कंपनी का मालूम होता है। इज इक्वल टू ट्रू रेवेन्यू। ठीक है। ये जो एक्साइज था, ठीक है, ये 2017-18 तक था। अभी इसको हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हरदिल अजीज शकील भाई ने हमको अभी ऐड किया है कि अभी इसको हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है। वो रेवेन्यू के ऊपर एक अलग से लगती है, तो वो हो गया। ठीक है। थर्ड चीज क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। ग्रॉस यानी पूरा मिलाकर, और नेट यानी ये जो माइनस कर रहे हैं हम, ये अगर माइनस करने के बाद जो आ रहा है नंबर, उसको हम नेट बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी मतलब जीएसटी सर्विस टैक्स नहीं लगा था, तो आपका ग्रॉस और नेट सेम ही है। तो ये जो आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे नेट। नेट नेट रेवेन्यू, इसको इधर लिख देता हूँ। ट्रू रेवेन्यू के बजाय यहाँ पर हम उसको नेट रेवेन्यू बोलेंगे, और जो कंपनी का पहले वाला रेवेन्यू था उसको हम ग्रॉस। ठीक है, ये समझ गया। ग्रॉस रेवेन्यू में से हम अगर जीएसटी सर्विस टैक्स माइनस करेंगे और जो आएगा उसको हम नेट रेवेन्यू बोलेंगे। यानी नेट धंधा, फाइनल धंधा कितना हुआ। एग्जाम्पल समझ लो, ग्रॉस रेवेन्यू यानी टोटल धंधा अभी कितना हुआ। ग्रॉस रेवेन्यू टोटल हुआ, टोटल कितना हुआ 61,943। उसमें से हमको माइनस करना है एक्साइज, सर्विस टैक्स, अदर लेवीज, जीएसटी, ये सब माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है नीचे, वो नंबर को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। ये ऊपर में से, इसमें से ये चीज माइनस करके आया है। यहाँ पर 0 था तो सेम ही आया है। ठीक है। तो फिर टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज भी सेम आएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं हुई है। इसी के साथ ही साथ कंपनी ने कुछ अदर सोर्सेज से भी इनकम कमाया है। तो वो अदर सोर्सेज क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। आपने अगर कुछ चीज बेची है, अगर विप्रो ने कोई सॉफ्टवेयर बेचा है, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी पूरा जिंदगी भर के भी लिए दे सकती है, या एनुअल सब्सक्रिप्शन पे भी देती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर दिया है विप्रो ने एक कंपनी को चलाने के लिए, या आपने ही खरीदा है कोई सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक बार आपने खरीद लिया 10,000 रुपए का, फिर विप्रो आपको बोलेगी कि सर इसके इसके आपको सालाना चार्जेस देना पड़ेंगे 1,000 रुपया। 1,000 रुपया एक साल का चार्ज है। तो वो 1,000 रुपया भी आपको मतलब एडिशनल कंपनी को मिल रहा है। तो जितने सॉफ्टवेयर कंपनी ने बेचे हैं, वो भी उसके अंडर में से जो इनकम आएगी सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन पे से, वो अदर इनकम के अंडर में आएगी। दिख रहा है ये अदर इनकम। एक तो सॉफ्टवेयर बेचने का पैसा कमाई कंपनी ने, उसके बाद सॉफ्टवेयर को, उसका सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दी, और वो लाइसेंस के ऊपर भी पैसा कमा रही है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदर इनकम। उसके अंदर जो प्रोडक्ट सेल हुई है, प्लस उसके साथ में उसकी सर्विस जो हो रही है, और अदर ऑपरेशंस भी जो है उससे रिलेटेड, उनसे भी जो पैसा आ रहा है, उसको हम बोलेंगे अदर इनकम। तो अदर इनकम हम क्या करेंगे कि हमारे नेट प्रॉफिट में, नेट रेवेन्यू में ऐड करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नेट रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। तो ये दोनों मिला के हमारी जो इनकम हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू।
तो अभी तक 3 चीजें हो गई, ग्रॉस रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। कंफ्यूजन मत होने दो, अगर किसी को हो रहा है तो सवाल पूछ के क्लियर कर लो अभी। तो पहला पार्ट हमारा रेवेन्यू का कंप्लीट हुआ, उसके अंदर हमने 3 टर्म्स सीखी, ग्रॉस रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, जो कि हमने लाइव एग्जांपल से विप्रो का एग्जांपल लेके हमने यहाँ पर देखी है। ग्रॉस, नेट, टोटल। ग्रॉस से नेट कैसा बनता है, नेट से टोटल कैसा बनता है। अब हम देखेंगे कंपनी ने धंधा तो किया, प्रॉफिट तो कमाया बहुत सारा, लेकिन वो प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चा क्या क्या किया है, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। जितने स्टूडेंट्स अभी है क्लास में वो सब नोट डाउन कर लो, एक्सपेंसेस का एक टॉपिक लिख लो यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि एक डिफरेंशिएट हो जाए सब में। ठीक है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मैंने आपको मतलब बताया था कि खर्चा, एक्सपेंसेस यानी खर्चा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्या क्या खर्चा किया है, वन बाय वन हम उसको समझते हैं। सबसे पहला तो उनका है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपनी को ना ही कुछ सामान खरीद के लाना है कि जिसको मतलब आपको जुड़ा कर बनाकर एक चीज बनानी है, ऐसा भी नहीं है। जो भी कंपनी बना रही है वर्चुअली कंप्यूटर के अंदर में बना रही है, तो मटेरियल कुछ भी खरीदना नहीं है कंपनी को। तो यहाँ पे मटेरियल कितना हुआ, 0। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मटेरियल 0। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, और एक कोई एग्जांपल दे दो। ठीक है, हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया था ट्राइडेंट का। यहाँ पर हमने देखा था कि रेवेन्यू कितना है, 4,500 करोड़। तो पिछले कुछ सालों में ये डगमगाते ही चल रहा है कोविड की वजह से। 2019 में कंपनी ने अच्छा धंधा किया था, लेकिन 2021 में भी ऊपर नीचे ही चल रहा है धंधा। तो अभी ये साल के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 2022 के। तो ये अगर अच्छे आते हैं, 5,000 करोड़ के ऊपर अगर धंधा करती है कंपनी, तो अभी जो 55 रुपये प्राइस चल रहा है, ये शायद हमको 70 या 80 रुपये देखने मिल जाए इमीडिएट बेसिस पे। कम से कम 70 रुपया प्लस जाएगी कंपनी अगर ये साल के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो। और अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो शायद ये शेयर प्राइस नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर और एक चीज हम देख सकते हैं, ये तो स्टैंड अलोन रिपोर्ट दिख रही थी, हम कंसोलिडेटेड देख लेते हैं एक बार कि हमने कंसोलिडेटेड देखना है। तो मैंने अभी वही देख रहा था, तो कंसोलिडेटेड में भी वही नंबर है, क्योंकि कुछ खास डिफरेंस दिखा नहीं मुझे। देखो यहाँ पर वही दिख रहा है। ठीक है, तो अभी कंपनी का एक्सपेंसेस में आप देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हम एक चीज अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना था। 2017 में था 2200 करोड़, 2200 करोड़, 2200 करोड़, 2260 करोड़, 2400 करोड़। 2400 करोड़ रह के भी कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा कमाया था इस साल में। फिर यहाँ पर 2100 करोड़, और यहाँ पर है फिर बाद में 2000 करोड़। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कंपनी का मटेरियल है वो सस्ता मिल रहा है कंपनी को, हमारे यहाँ नंबर में दिख रहे हैं हम तो। ठीक है, लेकिन बिजनेस कम हुआ है। तो ये मतलब हमको देखना है कि जैसा जैसा बिजनेस कम होता है ना, तो वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता हो बिजनेस के अंदर। तो आपको देखना है कि बिजनेस क्यों कम हो रहा है, उसका एक रीजन फाइंड आउट करना है। अगर आपका दिल मुतमईन होता है ठीक है, अगर कम भी हो रहा है तो आगे जाके बढ़ेगा ही, मुझे यकीन है कंपनी पे, तो आप वहां पे रुक सकते हो, कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे आपका डिसीजन लेके निकल सकते हो बाहर, कोई और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेंसेस में मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर हाई होगा तो वो चीज बनाने में भी कंपनी को पैसा ज्यादा लगेगा और प्रॉफिट कम होगा।
तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर ज्यादा रहता है तो प्रॉफिट कम रहता है। ये चीज आप समझ लो, लिख लो, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं मैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर ज्यादा रहेगा तो कंपनी को वो चीज बनाने में खर्चा ज्यादा लगेगा, और खर्चा ज्यादा लगेगा तो कंपनी प्रॉफिट कम कमा पाएगी। एक बंदा ड्रॉप हुआ है, कौन ड्रॉप हुआ है यार? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सेकंड पॉइंट क्या था? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड क्या है ये देखते हैं हम, है ना। तो एक मिनट, एक जो पॉइंट छूट गया था हमारा, ये अदर इनकम को हम नोट 17 के अंडर में काउंट करेंगे। ये नोट 17 यानी 3 टाइप की चीजें के अंदर सेल काउंट होगा। प्रोडक्ट का सेल, सर्विसेज का अंदर से जो प्रॉफिट आएगा वो, और अदर रेवेन्यूज, ये सब मिला के हम लिखेंगे नोट 17। इसको कहेंगे हम नोट 17। ठीक है, तो एक्सपेंसेस के अंदर में हम देख रहे थे। प्रॉफिट के अंदर और एक चीज रहेगी है रेवेन्यू के अंदर, नोट 18 लिख लो, नोट 18। तो नोट 18 के अंदर में कंपनी को अगर कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट, वो भी लिखना है। प्लस इंटरेस्ट के साथ में और क्या मिलेगा? डिविडेंड इनकम साथ मिलता है, डिविडेंड इनकम भी मिलेगा कंपनी को। प्लस ये भी रेवेन्यू के अंदर काउंट होगा, डिविडेंड इनकम। ठीक है, फिर फॉरेन ट्रांजैक्शन करेगी कुछ कंपनी, ठीक है। क्लास 5th है, मतलब ये चैप्टर 5th है बेसिकली। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर 2 यानी इंटरमीडिएट का 2 यानी बेसिक से हम देखेंगे तो 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस कंपनी को क्या क्या आते हैं। तो एक्सपेंसेस के अंदर में मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एक पॉइंट, द एक्सपेंस डिटेल्स नोट 19। तो इसको हम जनरली कहते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेचने के लिए जो पैसा लगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड। ठीक है, सेल्स मेथड। ठीक है, सेल्स भी लिख देंगे तो चल जाएगा। तो जो भी कंपनी बना रही है उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, तो वो रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो लगेगा, है ना। तो जो मैंने पहले पॉइंट लिखा था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो भी है वो लगेगा कंपनी को फिनिश गुड बनाने के लिए, तो उसका भी खर्चा आएगा कंपनी को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का खर्चा आएगा। उसके बाद में जो है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी अब जब हम ट्राइडेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये जो भी आ रहा है यहाँ पर लिखकर, तो टेक्सटाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपको पता रहना चाहिए, यानी धागा, उसको फन कहते हैं। तो उसका खर्चा वो कंपनी को खरीदना पड़ता है, तो उसका खर्चा आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर, वो पॉइंट आया। अभी सेकंड लिख लो, नोट 20। नोट 20, तो नोट 20 के अंदर में क्या रहेगा? 2 पार्ट हम पढ़ेंगे उसके अंदर। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
रहा है चेंज इन इन्वेंट्री। बस इतना समझो कि परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी जो आपके पास में अवेलेबल गुड है तो उसका कुछ परचेस होगा होगा वो चीज है। और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड यानी आपके पास में जो माल है वो बिक गया है, तो ये आएगा इसके अंदर। तो आपके पास में का जो माल बिका है वो एक चीज है, और जो आपने बेचने के लिए जो निकाला था दो चीज अलग अलग है ना। जो बनाया है वो उसकी इन्वेंट्री खत्म हो गई यानी आपके गोडाउन में से खत्म हो गया, और जो बाहर बेचने को निकाला था वो भी उसका भी सेल हम देखेंगे। शकील भाई कुछ ऐड कर रहे हैं? दो लोग ड्रॉप हो गए अभी, शायद बहुत लंबा हो रही है। ठीक है, चलो। Process of talking refers to all the processes and information concerned the company's drive towards the completing business. शकील भाई आपको आवाज आ रही है? अभी ट्रैवलिंग है देखो और तो अभी मैंने ये पॉइंट लिखा था स्टेशनरी है। कि देखो सबसे बड़ा खर्चा कहाँ पे होता है कंपनी का, कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी मार्केटिंग का, ठीक है, मार्केटिंग का, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी बनाने का। ये दो मेन खर्चे हो गए। तीसरा खर्चा एम्प्लॉइज, जो कंपनी के एम्प्लॉइज है, ईएमपी सैलरी एम्प्लॉइज, उसको हम बोलेंगे बेनिफिट एक्सपेंस। म्यूट कर दो, लिख लो ये एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये इधर कहीं दिखने मिल रहा है कि हमको, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हो ये एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो 500 करोड़, 581, 588, 597, 509, 580। तो अगर कंपनी टोटल खर्चा कर रही है 4000 करोड़ का, तो उसमें से 600 करोड़ के आसपास कंपनी एम्प्लॉय को लगा रही है। तो 537, 537, 40, 40 नहीं, 8 अगर डिवाइड से कर लिया 100 को तो हो जाएगा मतलब 12.13% कंपनी एम्प्लॉय पे स्पेंड कर रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा खर्चा हो रहा है कंपनी का एम्प्लॉयज के ऊपर। इतना खर्चा नहीं होना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो ये चीज समझी हमने। परचेस यानी पिछले साल का कुछ अगर रहा हुआ मटेरियल है वो चीज है। ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे कुछ। तो ये चेंज इन इन्वेंट्री का मैंने बताया था, पिछले साल का कुछ अगर आया है एक्सपायरी वो सब चीजें। फिर एम्प्लॉयज के लिए कुछ खर्चा म्यूट कर दो नसीम भाई, जी, आपकी बैकग्राउंड में तो आवाज आती है सचिन भाई। हाँ ये आवाज कम करो। बोलिए ना। किसका बात कर रहे थे अपन? इसके अंदर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट का जो एक्सपेंस रहेगा वो एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी कंपनी सैलरीज देंगी। यहाँ पर विप्रो के अंदर भी देखो कितना आ रहा है, देखो विप्रो के अंदर भी दबा के सैलरीज जा रही है। 33,000 करोड़ की सैलरीज गई है 50,000 में से। 50% से ज्यादा एम्प्लॉयज पे स्पेंड किया है कंपनी ने। तो ये मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है कंपनी का एम्प्लॉयज के ऊपर, ठीक है। ये खर्चा होता है कंपनी का, ठीक है। उसके बाद दूसरा खर्चा कौन सा होता है, फिनेंशियल कॉस्ट आती है, ठीक है। ये फिनेंशियल कॉस्ट लिख देता हूँ मैं, फिनेंशियल कॉस्ट, फिनेंशियल कॉस्ट उसको हम बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। यानी अगर कंपनी ने कुछ कर्जा लिया है तो कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा तो वो इंटरेस्ट को हम फाइनेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। तो इसको मैं इजी में यहाँ पे लिख लेता हूँ, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट आ गई यहाँ पर। ये समझो ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे
समझने के लिए कमेंट, इंटरेस्ट पेइंग कॉस्ट नहीं, आप लिख लो आपको जो समझ में आता है, जैसे जो आसान लगता है, कि जो कर्जा दे रही है कंपनी, कर्जा लिया है कंपनी ने, वो कर्जे के ऊपर जो कंपनी पैसा पे कर रही है इंटरेस्ट का, तो वो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल कॉस्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विप्रो का कितना है 500 करोड़, तो 500 करोड़ कंपनी कर्जे का जो कर्जा लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट 500 करोड़ का विप्रो पे कर रही है, और 70 करोड़ ट्राइडेंट पे कर रही है, जो कि मतलब अच्छी बात है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने खुद का ये कम किया है, इंटरेस्ट भरना कम किया है। 70 करोड़ यानी बहुत बड़ी चीज है। तो ये भी कंपनी के एक्सपेंसेस में आता है, यानी आपका कर्जा जा रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, कर्जा अगर बहुत है कंपनी के ऊपर तो इंटरेस्ट भी बहुत लगता है, और बहुत इंटरेस्ट लगता है तो आपके देखो एक्सपेंसेस में काउंट होता है वो, और जो एक्सपेंसेस में काउंट होता है यानी खर्चे में काउंट होता है, तो अपने जो मेन कमाई में से माइनस होता है, मेन कमाई में से एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं तो अपना प्रॉफिट कम आता है। इसलिए हम जो कंपनी के अंदर ज्यादा कर्जा है वो कंपनी से हम लेते नहीं। हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है कि हम 33% से अगर कर्जा ज्यादा रहा तो हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेना है, तो देखो यहाँ पर भाई हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं अच्छे वाला। अगर बहुत ज्यादा कर्जा रहता है तो क्या हुआ, कितना कितना जाता है ये देखेंगे। अभी हमको एक कंपनी का नाम मालूम है, वो उसके ऊपर जाएंगे। प्रॉफिट, ये ध्यान से देख रहे हो सब लोग, ठीक है। टाटा पावर, टाटा मोटर लिखता हूँ, मोटार्स या मोटी या टाटा मोटार्स, तो मेरे को मालूम है कंपनी पे बहुत कर्जा है। अभी आप देखो यहाँ पर फाइनेंशियल कॉस्ट कितना जा रहा है कंपनी का, यानी कर्जा। देखो देखो आपके सामने है, देख रहे हो 2300 करोड़, कितना 2300 करोड़। क्यों जा रहा है इतना, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है, तो कर्जा ज्यादा है इसलिए कंपनी के ऊपर वो कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लग रहा है ना। इसलिए हमको ज्यादा कर्जे वाली कंपनी नहीं लेना है। वही अगर हम देखेंगे टाटा पावर भी देख लेते हैं एक बार। जो कंपनियां कर्जा बहुत ज्यादा रखती है वो कर्जा भरने में ही पैसा लगाती है, जो हम बार बार बोलते थे। यहाँ पर दिखा हमको, यहाँ पर भी 1500 करोड़, हर साल 1500 करोड़ रुपया भर रही है कर्जा में। इतना तो हमारे ट्राइडेंट का प्रॉफिट नहीं होगा। देखते ट्राइडेंट का प्रॉफिट कितना है, देखो 400 करोड़ प्रॉफिट है हमारे ट्राइडेंट का। तो फाइनल प्रॉफिट देखते एक बार यहाँ पर नीचे आकर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है 400 करोड़। तो 400 करोड़ अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो टैक्स लगने के बाद और कम होगा प्रॉफिट। ये कितना 300 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और उससे 5 गुना ज्यादा टाटा पावर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रही है। तो देखो तो कितना ये रहता है खतरनाक इंटरेस्ट वाली कंपनीज। ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में नहीं आती जल्दी। क्यों, क्योंकि उनका ये फाइनेंशियल कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट बहुत पे करती है। तो मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि तुम समझ पाओ ये चीज बाद में। और इसी के साथ ही साथ कंपनीज ने कुछ, जैसे विप्रो की बात कर रहे हैं, तो कंपनी के पास में बहुत सारी चीजें रहती है तो उसकी वैल्यू भी हर साल कम होती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यानी वो चीजों की कीमत बढ़ती है, डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा था मैंने डिप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट, कहीं तो लिखा था स्टार्टिंग में, ये इधर ये डिप्रिसिएशन। तो ये डिप्रिसिएशन यानी कंपनी के पास में जो चीजें है, दो तरीके की चीजें रहती है, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आप बोलेंगे ये क्या होता है, इंटेंजिबल, तो जो चीज को आप हाथ लगा सकते हो वो टेंजिबल, और जो चीज को आप हाथ नहीं लगा सकते हो वो इंटेंजिबल। यानी अगर आपने कंपनी के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लिए है
कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स टेंजिबल एसेट है और इनटेंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को आप हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इनका भी ये होता है, ये जो एसेट है इनकी भी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसा कि विप्रो का खुद नाम ही, ब्रांड नेम, विप्रो का नाम ही काफी है, तो उनके नाम की भी कीमत हर साल बढ़ती है, तो वो भी एक एसेट हुआ। डिप्रिशिएटिंग एसेट अगर कंपनी के पास में ज्यादा नहीं है तो वो एक अच्छी बात रहती है। ये जो एसेट्स है तो ये डिप्रिशिएटिंग एसेट्स नहीं है, अगर कुछ रहते हैं जैसा कि कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर को आप अगर 1 लाख रुपए का लेंगे और कंपनी उसको यूज करेगी 5 साल, तो वो बाद में बेच देगी कंपनी 50,000 30,000 में, तो वो भी कंपनी का एक नुकसान होता है। तो ये यहाँ पर कंपनी का नुकसान होता है, ये टेंजिबल एसेट के अंदर ज्यादा करके। और जो इंटेंजिबल एसेट्स है जैसे कंपनी के सॉफ्टवेयर है, ब्रांड है, कंपनी का नाम है, तो इसके अंदर कंपनी का ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर ये भी बोलूं मैं कि यहाँ पर कंपनी का फायदा होता है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी। अभी अदर पार्ट में हम देखते हैं क्या बाकी है हमारा, बस तो 2-3 चीजें बाकी है शायद। और तो अदर में आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसा कि हमको बनाना है, उसको स्टोर करना है, फिर बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके अंदर पावर एंड फ्यूल का खर्चा आता है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये अदर एक्सपेंसेस, इसको इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है, हमको भी डिटेल में जानना नहीं है। तो अदर लिखा है, ठीक है, इतना खर्चा हुआ है, हमको सिर्फ देखना है कि ये खर्चा सालों साल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखो किसका, ये टाटा का है, हमको टाटा का नहीं देखना, हमको ट्राइडेंट का देखना है। तो अदर में क्या आ रहा है कि ये देखो अदर एक्सपेंसेस, अदर तो 900, बाद में 900, 1200, 1100, 1100। तो पिछले 2-3 साल से अदर में कुछ खर्चा बढ़ रहा है। तो अदर में खर्चा क्या क्या बढ़ रहा है कंपनी का, स्टोरेज, स्टोर्स खोल रही है कंपनी शायद, या पावर एंड फ्यूल में, इंश्योरेंस में, मशीन खरीद रही होगी कंपनी, कुछ बिल्डिंग्स होंगे, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा जा रहा होगा, कमीशन में जा रहा होगा। ये बहुत, ये अदर में ये सब चीजें आएगी जो कि हम इन डिटेल में उसको नहीं देखेंगे। रेंट का भी खर्चा रहता है ना, तो वो सब चीजें अदर में आएगी। इसका भी कुछ जो खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। और एक फार्मूला लिख लो, अभी एक फार्मूला बताता हूं मैं यहाँ पर। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है तो लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिख ले रहा हूं मैं, यहाँ पे और एक पॉइंट लिख लेता हूँ कि अपने जो रेवेन्यू कमाया, REVENUE, रेवेन्यू में से आपने माइनस किया एक्सपेंसेस, रेवेन्यू में से आपने माइनस किया एक्सपेंसेस, तो जो भी आएगा उसको आप बोलेंगे प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना बाकी है, ठीक है। तो प्रॉफिट में से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से हम अगर हम टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट में से ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले रहेगा, उसके अंदर से हम अगर टैक्स माइनस करेंगे तो जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपका आ गया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप हम लिखेंगे शॉर्टकट में PBT, ठीक है। तो ये हम शीट के अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर,
ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है, ठीक है। और इसके अंदर से हम टैक्स माइनस कर रहे हैं, करंट टैक्स ये दिख रहा है यहाँ पर, ये टैक्स माइनस कर रहे हैं 125 और 397 में से 125 गए, प्लस माइनस 27 करना है इसके अंदर, तो टोटल टैक्स 94 आया था। तो 397 में से 94 माइनस किया हमने तो 303 आया। तो ये जो आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो प्रॉफिट ये जो उसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये समझ गए यहाँ तक? हाँ सर जी समझ। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये समझा? और अपना लास्ट कंसेप्ट अभी आज का, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में। बहुत साइड पे वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए रहते हैं ईपीएस क्या है। तो ईपीएस का मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग यानी कमाई, पर यानी हर शेयर के पीछे अर्निंग पर शेयर, और जितने भी शेयर्स है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम ईपीएस का। ईपीएस इज इक्वल टू शेयर अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ईपीएस निकालेंगे ट्राइडेंट का, ठीक है। ईपीएस निकालेंगे हम ट्राइडेंट का। एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल के लिए हमने लिया है ट्राइडेंट का एग्जांपल, ट्राइडेंट, ठीक है। तो ट्राइडेंट का एग्जांपल लेना है हमको, तो हमको अर्निंग निकालना है अभी भी पिछले साल की। पिछले साल की अर्निंग कितनी है भाई इसकी, यहाँ पर हमको देखने में मिल रही है। देखो अर्निंग, ये फाइनल जो अर्निंग है कितनी है, 303 करोड़। तो यहाँ पे लिखेंगे 303 करोड़ ये अर्निंग होगी। और टोटल शेयर कितने हैं, अभी टोटल शेयर कैसा देखेंगे कंपनी के, तो आपको बताता हूँ। इधर जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, सिंपल लिखना है टोटल नंबर शेयर्स ऑफ ट्राइडेंट, ठीक है। ये लिख लिया आपने, सर्च किया, और लेटेस्ट देखेंगे हम। तो इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट ओपन हुई है, और इनका जो भी डेटा रहता है एकदम ऑथेंटिक रहता है। और क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ये दो वेबसाइट्स आपको देखनी होती है, द मनी कंट्रोल एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स। अभी कितने शेयर्स है देखो यहाँ पर, ठीक है, 10 लाख कोट 10 कोट 500 कोटि शेयर कुछ आ रहे हैं इनके। कितने आ रहे हैं देखे आपने, इसको नंबर में कैसे डिवाइड करेंगे, इन करोड़ बोल के लिख लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आप भी वैसे देखो इन ये मनी कंट्रोल के ऊपर भी बता रहा है शेयर्स, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, यहीं पे देखेंगे। इधर है भाई, हाँ वो आगे का भी है ना अमाउंट, उसमें अपन डायरेक्ट 509 CR लिया डायरेक्ट।
देखो अपन ने उसके मोटा आगे- मोटी क्या करे थे कि 303 करोड़ का जो भी ये 303 करोड़ है, इसको हमने डिवाइड किए थे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो हम टोटल नंबर ऑफ शेयर हमने ढूंढ के निकाले थे वेबसाइट पर जाकर, और जो कि हमको मिला था ये नंबर, किधर गया वो नंबर, कि कुछ 509 करोड़ मिला था। तो हमने 300 करोड़ को 500 करोड़ से डिवाइड किया, तो हमारे पास में नंबर आया है 509 करोड़ मोटा मोटी। तो ये हमारे पास आया है 0.6 रुपीज पर शेयर, यानी 0.6 रुपीज पर शेयर कंपनी ने कमाया है। तो हम अगर ट्राइडेंट का ईपीएस कितना है अगर बोलेंगे ईपीएस, तो हम मोटा मोटी उसको पकड़ लेंगे 1 रुपीज, है ना। तो जितना कंपनी का ईपीएस ज्यादा रहेगा उतनी कंपनी अच्छी, ये समझ लो। फॉर्मूला लिख लिया आपने, और मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ। Here the EPS here the EPS is sign of good stock। ठीक है, तो जो कंपनी का ईपीएस ज्यादा है, ठीक है, तो वो कंपनी सबसे अच्छी। ओके, तो हमारे जो 4 पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, रेवेन्यू, एक्सपेंस, टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर। तो 11 में से 1 मिनट, लास्ट पॉइंट हमने अर्निंग पर शेयर लिया है, और मैंने यहाँ पर बोला है कि जितना ज्यादा ईपीएस रहेगा वो उतना अच्छा कंपनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे विप्रो का कितना ईपीएस है, 19 रुपया, देख रहे हो, 17, 17, 15, 17, 19। यहाँ पर 19 यानी बहुत अच्छा माना जाएगा उसको एज कंपेयर टू ट्राइडेंट। ओके, तो आई थिंक बहुत टाइम हो गया है आज, और अपनी क्लास भी अच्छी खासी डिस्कस हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने पूरा कंप्लीट किया है आज, और लास्ट तक 6 लोग अभी रुके हैं, जो कि पहले 10 थे। 10 लोग में से 4 लोग आउट हो गए, तो ये अभी 6 लोग बचे हुए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है आज, ठीक है। तो इंटरमीडिएट लेवल का हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो हम कल देखेंगे बैलेंस शीट। सर एक मिनट, लास्ट वाली कौन सा वाला? हाँ यही वाली स्लाइड देखना। हाँ देख लो देख लो, ये तो आप बाद में क्लास के बाद भी रुका के देख सकते हैं ना, इसको अलग से कोई करने का, लेकिन लिख लो जो बाकी हो। अर्श, अजहर और इरशाद, ये दोनों में से बताएंगे ग्रॉस रेवेन्यू क्या है। माइक The income generated, वो इंग्लिश में मत बता इरशाद, तेरे को जो समझ में आया वो बता तेरे लैंग्वेज में। तूने बताया ग्रॉस, नेट, और तीसरा क्या था इरशाद? हाँ, 3 थे। और net revenue, देख, ग्रॉस हो गया, नेट हो गया, और लास्ट में लास्ट में क्या? टोटल, ठीक है। हाँ, टोटल। तो ग्रॉस में क्या क्या समझ में आया था तेरे को? देख मैं तेरे को बता देता हूँ, तेरे सामने बता देता हूँ। हाँ देखिए, तेरे सामने स्क्रीन है, बोल ग्रॉस बोले तो कंपनी ने बेचा, ठीक है। कौन बता रहे? आरटीओ बता रहे, बताओ। कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना धंधा हुआ। धंधा कितना हुआ, यानी क्या वो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हम, हाँ टोटल सेल। ठीक है। फाइनल कितना धंधा हुआ।
फाइनल नहीं, एक तो पहले सर, धंधा हुआ। ग्रॉस ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि मतलब कंपनी का कितना टैक्स लगा। नहीं, ग्रॉस में से अगर हम टैक्स माइनस ग्रॉस करेंगे तो ग्रॉस नेट में आएगा। ठीक है, समझे? देखो यहाँ पर ग्रॉस लिखा हुआ है, तो ग्रॉस में से हमने टैक्स माइनस किया, फिर आया नेट। ठीक है, ठीक है, समझे? यस नो? यस यस। इरशाद? सर एक बार डबल एक बार बोलो फिर से। हाँ देखो, ग्रॉस यानी कंपनी ने 100 रुपया कमाया, ठीक है, उसको वो 100 हाँ रुपये को हम बोलेंगे ग्रॉस इनकम। हाँ हाँ उसके अंदर कंपनी को टैक्स लगा 5%, तो 5 रुपया माइनस करे तुमने उसके अंदर से, तो कितना हुआ? 95। 95 95। वो 95 जो रहेगा वो नेट रेवेन्यू रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ अब जो नेट रेवेन्यू आ रहा है, वो नेट रेवेन्यू के अंदर कुछ दूसरे इनकम्स आते हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो हाँ हाँ वो कौन से हैं? वो है नोट 17 एंड नोट 18। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने नोट 17 एंड प्लस नोट 18। तो ये नोट 17 और 18 क्या है? यहाँ पर मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया हूँ नीचे। नोट 17 में सेल ऑफ प्रोडक्ट आता है, सर्विस आता है और ऑर्डर आता है, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट मिलता है कंपनी को। ठीक है, डिविडेंड मिलता है, फॉरेन ट्रांजैक्शन करती है कंपनी, इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिलता है, या कंपनी कर्जा कर्जा दिया था किसी को, वो आना बाकी था, ये सब से जो भी कुछ पैसा आएगा। हाँ 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 नोट 17 और नोट 18 से भी कुछ पैसा आएगा ना कंपनी को। हो ना। हाँ, तो वो पैसा हम ऐड करेंगे नेट रेवेन्यू के अंदर, यानी 95 के अंदर हम ऐड करेंगे और 10 रुपया जो दूसरी तरफ से आया। तो जो लास्ट में आ रहा है उसको हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल रेवेन्यू, ये दिख रहा है, ओ ये टोटल रेवेन्यू। तो तीन चीजें पढ़े हमने, ग्रॉस रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। तो सुनते टाइम क्या लगता इजी है, लेकिन बाद में पूछे ना तो अपन भूल जाते। ये तुम्हारे अकेले का नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। तो और किसको सवाल? एक मिनट, हमने आज क्या पढ़ाई की है? कौन सी टॉपिक पे पढ़ाई की हमने आज? आज हमने किया है रेवेन्यू। हाँ नहीं, ये रेवेन्यू ये सब किसके अंडर में था? हाँ जी, हाँ जी, रेवेन्यू अंडर में इसके था अपना प्रॉफिट एंड लॉस पे। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये देखो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ मैं। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर में का ए पार्ट कंप्लीट किया है, यानी अपने पूरे सिलेबस में का ये जो पार्ट था आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इंटरमीडिएट लेवल का हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला और चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मोटा मोटी सब लोग ने बहुत सही सही जवाब दिए हैं और सबको चीजें समझ में आई है, ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूँ, और आज की क्लास यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, किसी के कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो मुझे पूछ लो। हेलो सर। अच्छा, और फिर आप कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब अब तुम रिकॉर्डिंग सुनकर लिख लिया करो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप क्लास के एंड में जब सवाल पूछेंगे तो बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ 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 हाँ, तो अब पूरी देखो, क्लास दिमाग में नहीं घुसती ना। तो एक काम करेंगे अपन कल से कि आपके लिखने तक हम वेट करेंगे उस स्लाइड पे सब लोग के। अब टाइम लगेगा सर। मैं पूछूंगा लास्ट में, लिख लिए? आपने बोल दिया हाँ तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। ठीक है, चलेंगे। हाँ ठीक है। ये बेटर रहेगा क्योंकि सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं माशाल्लाह, तो सबका फायदा हो ये मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है ना? तो ये पीबीटी, ओके। पीएटी, ये सब समझा ना? पीएटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? पीएटी, हम्म, पीएटी प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीबीटी यानी पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नो टैक्स। हाँ पीबीटी हो गया, पीएटी हो गया, ईपीएस यानी पीएनएल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट।
अब एक खास सवाल है मेरा शकील भाई के लिए। शकील भाई, हाँ अर्निंग पर शेयर में बोल रहा हूँ कि ज्यादा रहेगा, यहाँ पर लिखा हूं मैंने कि ईपीएस अगर ज्यादा रहेगा तो वो स्टॉक अच्छा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा है तो मतलब ईपीएस से कैसा समझ में आया आपने? डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उसके जितने शेयर है टोटल, गुड। उसके बाद जो कैलकुलेशन आता है तो ₹1 वो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है और वो शेयर अच्छा है। अभी देखो ये चीज ना थोड़ा एडवांस थी तो इसलिए मैंने शकील भाई को पूछा था। मैं सबको समझाता हूँ ये चीज कि मैंने ये लिखा है ना कि एक यहाँ पर मैंने लिखा जी है जी लाला का। कि ईपीएस ज्यादा तो वो स्टॉक अच्छा, ऐसा क्यों मैं बताता हूँ आपको। दिख रहा है स्क्रीन सब लोग को? जी अभी ट्राइडेंट के पास में शेयर कितने हैं? अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, एक कंपनी ली है ट्राइडेंट, TRIDENT और TRI। सर 20,000 का 39.29 आ रहा है। किसका? 20,000 का 39.29। 29। हाँ बराबर है, हाँ बराबर है ना, तो ये हमने इसको डॉट में लिया है तो देखो अभी बराबर दिख रहा है? राउंड अप में। दिख रहा है अभी बराबर? हाँ इसको हमने पॉइंट में लिया था, ठीक है। तो हमने ट्राइडेंट का क्या किया था, ईपीएस निकाला था। तो हमारा अभी फिलहाल कंपनी का प्रॉफिट है 300 करोड़। अगर ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर हमने बढ़ाया, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ईपीएस बढ़ेगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि हायर द ईपीएस इज अ गुड साइन ऑफ गुड स्टॉक, मतलब जितना ज्यादा ईपीएस रहेगा उतना वो हम स्टॉक को अच्छा समझेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर अगर 58 ईपीएस है वो स्टॉक का, तो ट्राइडेंट का ईपीएस 58 हो जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा ट्राइडेंट का? 30,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ईपीएस से हमको क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, जी तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि क्यों ईपीएस ज्यादा रहना चाहिए? बोलो बोलो सब लोग। हाँ जी, उसके लिए प्रॉफिट समझ में आएगा सर कितना बड़ा है। हाँ मतलब ईपीएस ज्यादा, कंपनी का अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो हमको क्या समझ में आएगा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो हमको जाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना बड़ा है, क्या बड़ा है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जाके, यहाँ पर विप्रो का हमको यहाँ पर ट्राइडेंट है ना, क्या है यहाँ पर? ट्राइडेंट ही है क्या? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्राइडेंट इसमें का पहले प्रॉफिट की ईपीएस वजह 7 सिर्फ रुपये था, फिर ईपीएस 5 चेक रुपये करे तो था, फिर 7 था, फिर 1 है और 1 है। तो अगर ईपीएस कम हो रहा है कंपनी का, मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं रही है ज्यादा। तो ये डायरेक्ट समझ में आ गया हमारे। हाँ क्या बोल रहे थे कोई कुछ? मैं बोल क्या है बीएससी और एनएससी में ये फर्क? सईद भाई तुम बेसिक वाली क्लास कर लो क्योंकि इसका पूरा बहुत डिटेल में समझाया मैंने उधर। सब लोग थे ना बेसिक क्लास में, बाकी लोग? हाँ थे ना। हाँ ये सब आपको पता है ना, बीएससी एनएससी क्या है, कैसे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाँ ठीक है, वो अब लॉन्ग फॉर्म हो गए, लेकिन वो पूरा मैंने बताया हुआ है वो सब चीजें। हाँ समझा। ठीक है, तो मतलब आज की जो क्लास है इसके अंदर आप एक फाइनल फाइनल आपकी लर्निंग ले लो कि लर्निंग यहाँ पर लिख लेता हूँ। लर्निंग क्या है यहाँ पर? अभी जो अभी तक रुके हैं उनके लिए गिफ्ट है मेरे तरफ से, और जो चले गए उनके लिए लॉस है। तो लर्निंग क्या है यहाँ पर? हमको क्या देखना है, सिर्फ ईपीएस इज इम्पोर्टेंट। ईपीएस देख के आप क्या समझ जाओगे कि कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है और बाकी खर्चा भी कंपनी कम कर रही है। सिंपल। यस तो हमको सब इतना कैलकुलेशन वो सब नहीं करना पड़ता। ऐसी कुछ टेक्निक्स आगे भी आने वाली है, मैं आपको बताते रहूंगा कि क्या टेक्निक्स है जिसके मदद से आप 1 मिनट में समझ पाओगे कि स्टॉक अच्छा है या खराब है। जैसे विप्रो का भी ईपीएस कितना चल रहा है, 19 रुपया चल रहा है। ठीक है,
तो ईपीएस इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको कैलकुलेशन करके पूरा बताया है। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं निकलता ना सर? कल किसी ने ग्रुप के ऊपर शेयर किया था स्क्रीनशॉट। नहीं सर, इसका जो लाइव क्लास में नहीं निकल रहा, कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट। लाइव क्लास में नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट, वो हाँ सर, रिकॉर्डिंग में आता है। एक ही मिनट, रिकॉर्डिंग में आता है। एक ही मिनट। तो आपकी तरफ से कुछ सेटिंग हुई शायद। अभी करो, अभी ले लो। नहीं आ नहीं रहा आ रहा सर। है सर। नहीं कॉल वो बैक नहीं आ कर रहा। रहे हैं सर, टू शॉट इज अलाउडली। ऐप नहीं जा रहा है सर, वो अलाउड। अभी देखो, Why, ट्राई sir? करो एक बार। कैन टेक्स्ट नहीं सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग में से आप लास्ट में से उठा लेना ये चीजें। ओके। लेकिन ये फॉर्मूला समझ गए ना? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। हाँ जी, अर्निंग सर। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। हाँ ईपीएस सर, बहुत easy अर्निंग है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, याद कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन भूलो मत इसको। वो रिकॉर्डिंग में तो है सर, हम्म रिकॉर्डिंग में हो रहा है ना। हम्म हो रहा होगा तो अच्छी। रिकॉर्डिंग में होता है, रिकॉर्डिंग में होता है। ओके डन, फिर अपनी क्लास कंक्लूड कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, है ना? ये कुछ सवाल था किसी का, पूछ लो आफिया। अभी जो आपने पेज बताए थे उसमें बेसिक ईपीएस है, वो बेसिक ईपीएस क्या है? अच्छा सवाल है ये भी, लेकिन अपन उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसलिए मैंने लिया नहीं वो। जी ठीक है, वरना और लंबा हो जाएगा क्लास। ठीक है। हाँ, काफी टाइम लग गया। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, है ना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सभी भाइयों से दुआ की दरख्वास्त। जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे